हेलो स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे। आगे प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई दो बैलों की कथा का दृश्य चौथा और पांचवा, उसका विश्लेषण। मैंने पहले भी आपको ये बताया था कि यह कहानी अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंध रखती है और इस कहानी की मूल संवेदना स्वतंत्रता के लिए जबरदस्त संघर्ष करने की भावना से है। आगे लेखक चौथे दृश्य में इस कहानी का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि वो दोनों बैल जब काजी हाउस में बंद कर दिए गए थे। काजी हाउस अंग्रेज़ों के समय की जेलों का प्रतीक है। जब उसमें वो बंद कर दिए गए तो दोनों मित्रों को पहली बार ऐसा देखने के लिए मिला, ऐसा अनुभव पहली बार मिला। इसके पहले उनके जीवन में ऐसा देखने के लिए नहीं मिला था। पहली बार ऐसा साबिका पड़ा, मतलब ऐसी परिस्थिति से दो दो हाथ करने के लिए मिला। ऐसी परिस्थिति पहली बार आई कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। कांजी हाउस के स्वामी ने खाने के लिए कुछ भी न दिया। समझ में ही ना आता था यह कैसा स्वामी है, यह कैसा मालिक है। कांजी हाउस का यह प्रबंधक कैसा है, इसकी जिम्मेदारी, इसकी देखभाल करने वाला व्यक्ति कैसा है, जिसे यह भी पता नहीं है कि जिन जीवों को वह कांजी हाउस में बंद किया है उसे खाने के लिए, पीने के लिए कुछ चाहिए। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां भी थी, कई घोड़े भी थे, कई गधे भी थे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे, क्योंकि खाने के लिए ठीक ढंग से मिलता नहीं था। ये जानवर बेहद कमज़ोर हो गए थे। लेखक ने कौन कौन से जानवर थे उस कांजी हाउस में उनका उल्लेख किया है, क्योंकि हर एक जानवर के साथ उसका व्यक्तित्व जुड़ा हुआ है, उसका स्वभाव जुड़ा हुआ है। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि वे खड़े न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर, दरवाजे की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, इस उम्मीद से कि कोई कुछ खाने के लिए या पीने के लिए लेकर के आता होगा। तब दोनों ने दीवार की, जब कोई भी आता हुआ नहीं दिखाई दिया, कोई उम्मीद नहीं दिखाई दी, तब दोनों अर्थात हीरा और मोती दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। आरत काहे न करई कुकर्मू, कि जो व्यक्ति हर प्रकार से परेशान हो जाता है वह किस बात पर उतारू हो जाएगा, क्या करने लगेगा, वह नहीं कहा जा सकता है। पर इससे क्या तृप्ति होती है? क्या इस मिट्टी खाने से कोई तृप्ति होती है? लेकिन मन को एक ढाढ़स सा मिलता है। मन अपनी संवेदना को तृप्त करने के लिए किसी भी मार्ग को अपनाने का प्रयास करता है। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। हीरा ने मोती से कहा। हीरा की सहने की शक्ति, सहने की सीमा जब अपने पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी, भूख ने उसके हृदय को मथा, पेट की संवेदना मुखर हो उठी। मोती से तब वह बोल उठा, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है कि प्राण निकल रहे हैं। भूख के मारे जैसे जान ही निकल रही है। हीरा ने जवाब दिया, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे प्राण नहीं बचेंगे। इतनी जल्द हिम्मत न हारो भाई। हीरा ढाढ़स बधाता है, मोती को धैर्य बधाता है। यहां से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए, हीरा ने कहा।
आओ दीवार तोड़ डालें। यह भी हीरा ने कहा, आओ दीवार तोड़ डालें। मोती कहता है, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। इतना भूखे प्यास के मारे मैं मर रहा हूँ कि ऐसी स्थिति में मैं कुछ भी करने में असक्त हूँ, मुझसे यह न बन पड़ेगा। तब हीरा कहता है, बस इसी बूते अकड़ते थे, इसी बल पर इतनी अकड़न दिखाया करते थे कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। सारी अकड़ एक दिन में निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी। मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, उसके नुकीले सिंग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। मतलब जरा उम्मीद दिखाई दी कि कोशिश करने से संभव है यह दीवार कुछ हद तक टूट जाए और सफलता प्राप्त हो जाए। फिर तो उसका साहस बढ़ा, हीरा का साहस बढ़ा। उसने दौड़ दौड़ कर पीछे जाता, फिर दौड़ कर आता, दीवार पर मारता, बार बार पर चोट करने लगा। मिट्टी गिरने लगी, थोड़ी थोड़ी करके मिट्टी गिरने लगी। उसी समय कांजी हौस का चौकीदार लालटेन लेकर के जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। कांजी हौस का चौकीदार हाजिरी लेने के लिए, ये देखने के लिए कि कितने जानवर हैं, कहीं कोई निकल तो नहीं गया है, कहीं कोई कम तो नहीं हो गया है, जानवरों की गिनती यथास्थिति है कि नहीं, उतनी ही है कि नहीं जितनी पहले थी, वो देखने के लिए आया। कोई जानवर उद्दंडता तो नहीं कर रहा है। देखकर उसने हीरा को के उजड्डपन को देख करके, उजड्डपन का मतलब शरारतीपन को देख करके उसने उसे कई डंडे लगा दिए, रसीद किए, मोटी सी रस्सी में भी बांध दिया। जब अपराधी विशेष किस्म का होता है, विशेष उद्दंड किस्म का होता है, तो जेलों में भी उससे विशेष सजा दी जाती है। जंजीरों में कस करके बांध करके रखा जाता है, सलाखों में। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? मोती पड़ा हुआ था, बेदम हुआ भूख प्यास के मारे। जब वह हीरा को पीट पाट करके चला गया तो मोती व्यंग पूर्वक उससे कहता है कि क्या मिला, आखिर मार खाई ना? मैं कह रहा था कि बेकार में कुछ नहीं होगा, ये करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हीरा कहता है, अपने बूते भर जोर तो मार लिया, कम से कम इतना तो हुआ कि हमने कोशिश नहीं की। यह तो कोई नहीं कहेगा, हमारा दिल तो कम से कम ये नहीं कहेगा, ये गवाही देगा कि हमने कोशिश की। हमारी अंतरात्मा तो ये नहीं कहेगी कि हमने जरा भी प्रयास नहीं किया। बूते भर मतलब जहाँ तक हो सकता था, जितनी हमारे अंदर शक्ति थी, हमने उतना जोर तो मारा। दीवार टूटी न टूटी वो बात अलग की है, लेकिन हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं थी, यह हमने किया। मोती कहता है, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ जाए? किस काम की ऐसी कोशिश कि सफलता ना हासिल हो? फल का परिणाम करके कर्म नहीं किए जाते हैं, फल का परिणाम की चिंता करके कर्म नहीं किए जाते हैं। फल तो कर्म की शाखा पर लगने वाले फूल की तरह है, जो कर्म का परिणाम होता है, जो कर्म की परिणति होती है। जोर तो मारता ही जाऊंगा, हीरा कहता है, जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं, कितनी ही उलझने आए, कितने भी बंधन पड़े, कितने भी मार पड़े, कितनी भी मुसीबतें आकर के खड़ी हो जाएं, झंझावात आए, तूफान आए, लेकिन अपनी शक्ति तो मैं लगाता ही जाऊंगा, आखिरी दम तक कोशिश करता ही जाऊंगा। जान से हाथ धोना पड़ेगा। मोती कहता है कि जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ हासिल नहीं होगा जीते जी। हीरा कहता है, कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है, यूं भी तो मरना ही है।
लेकिन कोशिश करके मरना मरना ज़्यादा बेहतर है निराश होके मरने की अपेक्षा। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। हीरा मोती से कहता है, सोचो दीवार यदि जरा सा भी टूट जाती तो कितनी जानें बच जाती। एक से भले दो। इतने भाई यहाँ बंद हैं, इतने भाई हमारे ये जानवर बंधु यहाँ सब बंद हैं। किसी की देह में जान नहीं है, भूखे प्यासे पड़े हुए हैं बेदम मृततुल्य, खाली सांस चल रही है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। मोती कहता है, हाँ यह बात तो है, तेरी बात तो मुझे समझ में आती है। तो अच्छा चल, तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती भी तैयार हो गया। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सिंग मारा जहां पर हीरा बार बार प्रयास कर रहा था, जहां से मिट्टी कुछ कुछ रह रह करके गिर चुकी थी। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हीरा मोती की हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सिंग लगातार इस तरह जोर जोर करके मारने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। मानो जैसे वह किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है, इस तरह से वह जोर जोर सिंग मारने लगा। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। आधे घंटे का समय लगा। जोर आजमाइश के बाद दोनों की संगठित सामर्थ्य ने अपना रंग दिखाया और 1 हाथ दीवार गिर गई। उम्मीद का एक झरोखा खुल गया। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। सभी को चेतना आ गई। सभी के जैसे जान में जान आ गई। सभी ने एक मार्ग देखा निकलने का। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली। सबसे पहले भागी घोड़ियां 3, संख्या को ध्यान देना। तीनों घोड़ियां सरपट सरपट मतलब तुरंत ही तेजी से भाग निकली। फिर बकरियां निकली। इसके बाद भैंसें भी खिसक गई। पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। गधे जैसे व्यक्तित्व वो किसी के प्रेरणा पर भी जागृत नहीं होते हैं। गधा एक ऐसा व्यक्तित्व है, एक ऐसी प्रकृति है जो किसी भी प्रेरणा उसका हौसला भी बढ़ाया जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसे कितनी भी लानत भेजी जाए तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह हर एक परिस्थिति में एक समान बना रहता है। पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे, वे नहीं भागे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भागे? गधे जैसे लोग डर के मारे न जाने क्या पकड़ लिए जाएंगे, मार पड़ेगी, कहीं जान से ही ना हाथ धोना पड़े। वो भविष्य के बारे में और अधिक सोचने लगे। उन्होंने जरा भी कर्म नहीं किया। इतने डरपोक किस्म के लोग जब हमारे देश में अंग्रेजों की गुलामी का दौर चल रहा था तो ऐसे भी व्यक्तित्व के लोग थे जो इतने असहाय होकर के पड़े हुए थे। उन्हें यदि उस गुलामी से निकलने का कोई मार्ग भी दिखाई देता था तो वो इस डर के मारे उन बेड़ियों को नहीं तोड़ते थे कि कहीं उन्हें इस वजह से जान से हाथ न धोना पड़े। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हरज। हीरा ने कहा कि क्या हरज, पकड़ लिए गए तो अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है कि हम यहीं पड़े रहेंगे। तो वो दो गधे कहते हैं, हमें तो डर लगता है भाई, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं पड़े रहेंगे।
हमें यहीं पर ही सुकून है, हमें जान से हाथ नहीं धोना है, हमें उनके हाथों मरना नहीं है। हम जरा भी कोशिश नहीं करेंगे। हम अपनी स्वतंत्रता के लिए, हम जिन गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, उसके लिए ये बेड़ियां हमें सुकून देती हैं। कम से कम हमें जान से हाथ तो नहीं धोना पड़ता है। ये कांजी हौस की दीवारों में कम से कम थोड़ा ही चारा सही, थोड़ा ही पानी सही, कुछ तो मिल जाता है। कांजी हौस से बाहर निकले की मौत। तो ये गधे कहते हैं, ना बाबा, हमें नहीं जाना है, हम तो यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें या ना भागें। वक्त हो गया था, आधी रात के ऊपर जा चुकी थी रात। अभी ये विचार विमर्श में पड़े हुए थे, क्या करें क्या ना करें। हाँ, उन्हें यह भी दिखाई दे रहा था कि काजी हौस में पड़े पड़े मर रहे हैं, और यह भी दिखाई दे रहा था कि अगर भाग करके इस परिस्थिति से, इस वातावरण से काजी हौस के दूर चले गए तो उनका जीवन सुखमय हो जाएगा। लेकिन इन दोनों परिस्थितियों के बीच में मौत दिखाई दे रही थी और वो उस मृत्यु का सामना नहीं करना चाहते थे। वो इस मृत्यु का सामना नहीं करना चाहते थे। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो। शायद दोनों गधे सोच रहे थे कि भागे या ना भागे। हाँ, सॉरी। और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। मोती ये कोशिश कर रहा था कि हीरा जिस रस्सी में बांधा गया है उस रस्सी को वो तोड़ दे। जब वह हार गया तो हीरा से कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए, मुझे यहीं पड़ा रहने दो। काजी हौस में हीरा कहता है, तुम भाग जाओ यहाँ से, मौका मिला है, तुम निकल जाओ, शायद कभी अगर ज़िंदगी रहेगी तो मुलाकात होगी, मिलेंगे। लेकिन मोती उसे इस विषम परिस्थिति में छोड़ करके जाने वाला नहीं था। उसने अपनी मित्रता का फर्ज निभाया। मोती ने आंखों में आंसू ला करके कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? जे न मित्र होई दुख होई दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति को देखते ही पाप लगता है। हम और तुम इतने दिनों तक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? मोती ने अपने मित्र हीरा से कहा, आज तुम जरा मुश्किल में पड़ गए तो मैं अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें इस असहाय और निरीह स्थिति में छोड़ करके भाग जाऊं? नहीं नहीं, मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं। नहीं नहीं, मुझसे यह न हो सकेगा। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी। वह जो मोटी रस्सी में बंधा हुआ था वह बैल हीरा, उसने कहा, नहीं, अगर तुम यहाँ से नहीं भागते हो तो तुम्हें भी बहुत मार पड़ेगी। लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। लोग ये समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मैं तो रस्सी में बंधा हुआ हूँ, तुम ही पकड़े जाओगे, तुम्हारी शरारत है। वो काजी हौस का मालिक, पहरेदार, वो लोग समझ जाएंगे कि यह तुम्हारी ही शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो क्या चिंता। जिस अपराध के लिए, जिस गलती के लिए तुम्हारे गले में यह बंधन पड़ा है, यह जंजीर पड़ी है, उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो क्या चिंता। उसके लिए मुझे दंड भी भोगना पड़े, कठिन से कठिन दंड भोगना पड़े तो मुझे क्या चिंता, मुझे परवाह नहीं है। मैं ऐसी परिस्थिति में तुझे छोड़ करके जाने वाला नहीं हूं। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे आशीर्वाद देंगे। हमने अपने जीवन में बड़ा काम किया, 9-10 प्राणियों की जान हमने बचा दी। हमारी आत्मा को, हमारे मन को इस बात का सुकून है कि हमने कोई भला काम किया, हमने कोई बड़ा काम किया। वे सब तो आशीर्वाद देंगे, निश्चित रूप से वे सब आशीर्वाद देंगे। उनकी आत्मा से आशीर्वाद बरसेगा, वे दुआ देंगे।
हमने उनके जीवन को सुकून दिया, स्वतंत्रता दी, सुखमय बनाया, इसके लिए वे हमें आशीर्वाद देंगे निश्चित रूप से। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों और सींगों से मार मार करके बाड़े से बाहर निकाला। वे गधे अब भी नहीं गए थे, मोती ने उन्हें मार मार करके बाहर निकाला, ज़बरदस्ती बाहर निकाला, ज़बरदस्ती उन दोनों की जान बचाने की कोशिश की, कांजी हौस से मुक्त करने का प्रयास किया। और वह अपने मित्र हीरा, अपने बंधु हीरा के बगल में आकर के सो गया रात में। भोर होते ही मुंशी का मतलब काजी हौस का हिसाब किताब रखने वाला व्यक्ति, काजी हौस का प्रबंधन जिसकी जिम्मेदारी थी वह मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारी में कैसी खलबली मची। इसके लिखने की जरूरत नहीं है। मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि कैसी खलबली मची चौकीदार के कर्मचारी, पहरेदार और व्यवस्था कर्मियों के बीच में, मालिक के बीच में कैसी खलबली। यह कहने का विषय नहीं है, यह तो आप स्वयं महसूस कर सकते हैं। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी में बांध दिया गया, खूब मार भी पड़ी, जैसा कि पहले ही निश्चित था कि ऐसा होना ही था। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। ये पानी ही उनके जीवन का आधार था। चारा उन्हें एक सप्ताह तक वे बांधे गए, उन्हें जरा भी चारा नहीं दिया गया, एक घास फूस भी नहीं दी गई और मात्र पानी के सहारे वे अपना जीवन बिता रहे थे। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उनसे उठा भी न जाता था। ठठरियाँ निकल आई थी, छाती की हड्डियाँ, सीने की हड्डियाँ निकल आई थी, ठठरियाँ निकल आई थी, बेहद कमज़ोर हो गए थे। ठठरियाँ निकल आई थी, यह इस बात का परिचायक है कि वे बैल अत्यंत ही दुर्बल हो गए थे। एक दिन बाड़े के सामने लुग्गी बजने लगी, एक छोटी सी लपड़ी बजने लगी, सभी को संदेश देने के लिए, सभी को अपनी बात पहुंचाने के लिए। दोपहर होते होते, ये वक्त दोपहर का था जब इन बैलों की नीलामी की जा रही थी, 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरतें देखते और मन फीका करके चले जाते। लोग आकर के उनकी सूरतें देखते कि बैल कैसे हैं, और उन बैलों को, बेहद कमज़ोर से बैलों को जिनकी ठठरी दिखाई दे रही थी, उन बैलों को देख करके सभी का मन फीका हो जाता था। कोई उन्हें खरीदने के लिए तैयार नहीं था। कौन ऐसे बैलों को खरीदता जिनके शरीर में जरा सा भी मांस नहीं है, जिनके चेहरे पर जरा सा भी ताजगी नहीं है, जरा सा भी सौंदर्य नहीं है, बेहद कमज़ोर हैं, हड्डियां दिखाई दे रही हैं। ऐसे बैलों का ग्राहक कौन होता? ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदता? मृतक का मतलब मरे हुए के तुल्य बैल। सहसा एक दढ़ियल आदमी, जिसकी आंखों में कसाईपन दिखाई दे रहा था, आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर थी। चेहरे की मुद्रा ही बता रही थी कि वह किस प्रकृति का व्यक्ति है, किस स्वभाव का व्यक्ति है। वह व्यक्ति आया और दोनों मित्रों के कुल्हों में उंगली गोद कर मुंशी से बातें करने लगा। कुल्हों पर उंगली गोद कर, यह देखने के लिए उनके शरीर में मांस उतना निकल जाएगा कि नहीं जितनी वह कीमत दे रहा है। जैसी वह कीमत दे रहा है उसके मुताबिक उनके शरीर में मांस निकलेगा कि नहीं निकलेगा, यह अंदाजा करने के लिए उसने उनके कूल्हों पर उंगली
रखी। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। उन्हें आभास हो गया उसका चेहरा देख करके कि यह व्यक्ति और कोई नहीं, यह तो कसाई है, यह तो हमारी जान लेने वाला है। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। उन्हें सब कुछ पता चल गया कि उनके साथ अब क्या होने वाला है। वे एक दूसरे को उन्होंने भीत नेत्रों से देखा, भयभीत, डरे हुए, सहमी हुई आंखों से एक दूसरे को देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे, इससे तो बेहतर गया के घर पर ही रहते। कम से कम इस कसाई के हवाले तो न होते, कम से कम हमारी जान तो न जाती, मार खाते पड़े रहते। अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा भाव से उत्तर दिया। अश्रद्धा मतलब कांपते हुए भरोसे से उत्तर दिया। भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। कांपता हुआ भरोसा, कमजोर दिल से जुबान से बात निकली कि भगवान सब पर दया करते हैं, क्या हमारे ऊपर उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती। हमें वो कैसे कैसे दिन दिखा रहा है। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है, चलो अच्छा ही है। हीरा कहता है कि भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है, चलो अच्छा ही है। कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे, भगवान के पास रहेंगे, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे, भगवान के पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे। एक बार उस लड़की के रूप में भी हमें भगवान ने बचाया था। वह लड़की जैसे भगवान बन करके ही हमारे लिए आ गई थी, उसने हमारी रस्सियाँ खोल दी। जैसे भगवान ने ही हमें सहयोग पहुंचाया, हमारा साथ दिया, हमें मुक्त किया, क्या अब वो ऐसा नहीं करेंगे। अब भी वो किसी रूप में हमारा साथ देने के लिए शायद आएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। मोती कहता है कि देख लेना, यह आदमी निश्चित रूप से हमारे गर्दन पर छुरी चलाएगा, हमारी जान लेगा। हीरा कहता है तो क्या चिंता, मांस, खाल, सिंग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। हमारा सारा जीवन, हमारा सारा अस्तित्व किसी के काम आ जाएगा। मांस, खाल, सिंग, हड्डी सब कुछ। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, शरीर का रोंवा रोंवा कांप रहा था। इतने सहमे हुए थे वो, क्योंकि भविष्य में होने वाली मृत्यु की कल्पना करके, भविष्य में गर्दन पर चलने वाली छुरी की कल्पना करके, उस दर्द की कल्पना करके उनका हृदय इतना सहमा हुआ था कि उनके शरीर का एक एक अंग कांप रहा था, एक एक कोशिका कांप रही थी। क्योंकि बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे। क्योंकि वह जरा सी चाल धीमी हो जाने पर वह जोर से डंडे जमा देता। वह कसाई तो था ही, उसे जानवरों के प्रति उसके हृदय में जरा भी संवेदना नहीं थी। जरा सी उनकी चाल धीमी क्या होती, वह उनके ऊपर डंडे जमाने लगता। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ अर्थात झुंड हरे हरे चारे में चरता नजर आया। हीरा मोती दोनों ने देखा। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने थे, स्वस्थ शरीर वाले थे, चपल थे। उनके चेहरे पर चंचलता दिखाई दे रही थी। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा हुआ पागुर कर रहा था, जुगाली कर रहा था, अपना मुंह चला रहा था। कितना सुखी जीवन था इनका, इनका जीवन कितना सुखी था।
पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं की उनके दो भाई बधिक के साथ पड़े कैसे दुखी हैं। पर ये कितने स्वार्थी हैं, जिसे केवल अपने ही पेट की पड़ी है, जिसे केवल अपने ही आनंद का पड़ा है। किसी की भी चिंता नहीं इन्हें। इस किस्म के व्यक्ति भी होते हैं समाज में, जिसे अपनी पीड़ा, अपने आनंद, अपनी सुखानुभूति और अपनी स्वतंत्रता, अपने आराम के अलावा किसी और के सुकून से, शांति से कोई सरोकार नहीं होता है। किसी को चिंता ही नहीं कि इनके दो भाई बधिक के साथ पड़े कैसे दुखी हैं। बधिक का मतलब होता है कसाई, वध करने वाला। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। अचानक इन सब विचारों में वे चले जा रहे थे, आपस में देखते, सोचते, विचारते, तभी चले जा रहे थे। तभी उन्हें ऐसा लगा कि यह रास्ता, जिस रास्ते पर वो जा रहे हैं, वह उनका चिर परिचित मार्ग है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। उन्हें पता चलने लगा, आभास होने लगा कि इन्हीं रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वहीं खेत, तो वहीं बाग, वहीं गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। जब उन्हें सभी परिस्थितियां अपनी परिचित दिखाई न, वह मार्ग भी, रास्ते भी, पेड़ पौधे भी, सब कुछ परिचित सा दिखाई देने लगा, तो उनकी चाल में और गति आ गई। जैसे एक नई ऊर्जा का संचार उनके शरीर में हुआ। मन चंचल हो उठा, पैर की गति बढ़ गई, सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया, अपना ही घर आ गया, अपना ही घर आ गया। यह लो, अपना ही थान आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाते आया करते थे, यही कुआं है। इसी कुएं पर हम और रहट चलाते थे, इसी कुएं से हम पानी निकालते थे। यह वही कुआं है। मतलब वह जगह आ गई, जो जगह इन बैलों से पूरी तरह से परिचित थी। उन्हें आभास मिलने लगा, उनकी स्मृति सजग हो उठी, उनके शरीर में एक नई शक्ति का संचार हो उठा। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है। भगवान ने फिर अपनी कृपा हमारे ऊपर बरसाई। मैं तो अब घर भागता हूँ। हीरा, मोती कहता है कि मैं तो अब घर भागता हूँ। हीरा कहता है, यह जाने देगा? यह दड़ियल, यह कसाई क्या जाने देगा? तो मोती कहता है, इसे मैं मार गिराता हूँ, इसे तो मैं मार गिराऊंगा, क्योंकि अब तो घर आ गया, अब तो ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अब हम अकेले नहीं हैं, पूरे गांव का सहारा, पूरे गांव का संबल, हमारा मालिक, हमारा घर, हमारे लोग, हम तो अब अपनी गली में आ गए हैं। अब चिंता किस बात की? इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो। हीरा कहता है, नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो। थान मतलब वह स्थान जहाँ ये बांधे जाते थे, झूरी काछी का घर। वहाँ से हम आगे न जाएंगे, वहाँ से हम आगे कहीं नहीं जाएंगे, अपने ही घर पर चलो। दोनों उन्मत्त होकर के, मतवाले होकर के, बछड़ों की भांति कुलेल करते हुए, बछड़ों के भांति, बच्चों जैसे बच्चे उछल कूद करते हैं, जैसे बछड़े उछल कूद करते हैं, कुलेल करते हुए, मस्ती में उछलते कूदते हुए वे घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। उसी स्थान पर, उसी घर पर के सामने आकर के खड़े हो गए, जो उनका चिर परिचित घर था, जो उनका अपना घर था। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ता चला आता था। दड़ियल भी पीछे पीछे, उनके पीछे पीछे, क्योंकि उसने इन बैलों को खरीदा था। वह इन बैलों पर अपना मालिकाना हक भी दिखाना चाहता था। झूरी द्वार पर बैठा हुआ धूप खा रहा था।
उस समय जब बैल वहाँ पहुँचे तो दिन का वक्त था। झूरी अपने दरवाजे पर बैठा हुआ सामने घर के धूप सेक रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। कई दिनों से खोए हुए बैल जब उसे वापस दोबारा मिले तो वह उन्हें गले लगाने लगा। उसके हृदय का प्रेम उमड़ पड़ा। मित्रों की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। दोनों बैलों की आंखों में। एक झूरी का हाथ चाट रहा था और उन दोनों में से एक, हीरा मोती में से एक, झूरी का हाथ चाट रहा था, अपने मालिक का हाथ चाट रहा था, अपने मालिक को प्यार कर रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। दड़ियल कहता है, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने के से इन्हें नीलामी में लिए आता हूँ। मैंने इन्हें खरीदा है, मैंने इनकी बोली लगाई है, ये मेरे बैल हैं। दड़ियल अपना दावा प्रस्तुत करता है। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए जाते हो। झूरी ने कहा कि मैंने तो समझा कि तुम चुराए लिए जाते हो, क्योंकि ये मेरे बैल हैं। पूरा गांव इस बात का गवाह है, ये बैल इस बात के गवाह है कि ये मेरे बैल हैं। पूरा समाज इस बात का गवाह है कि ये मेरे बैल हैं। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी और को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? किसी और को मेरे बैलों को नीलाम करने का क्या अधिकार है? मैं बेचूंगा तो ये बिकेंगे, मैंने तो इन्हें नहीं बेचा। तुमने खरीदा कैसे? किससे खरीदा? कैसे खरीदा? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। झूरी कहता है कि जाकर के थाने में रपट कर दूंगा, नहीं तो चुपचाप चला जा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि ये मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्ला करके, परेशान होकर के, उलझन में बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया, क्योंकि मोती दड़ियल को देख करके पहले से ही आक्रोश से भरा हुआ था। उसने जैसे ही उस पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश की, उसे ले जाने के लिए, पकड़ने के लिए जबरदस्ती आगे बढ़ा, तो मोती ने सींग चलाया, एक झटका उसे दिया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया, दड़ियल भागा, मोती उसकी ओर लपका और दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा, मोती उसे और कुछ दूर दौड़ा करके ले गया। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका और गांव की सीमा के बाहर तक उसे ले गया और वहां वह रुक गया। पर खड़ा दड़ियल रास्ता देख रहा था। दड़ियल गांव की सीमा के बाहर जाकर के, जहां तक मोती ने उसे खदेड़ा था, वहां जाकर के वह रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, धमकियां भी दे रहा था कि मैं तुझे देख लूंगा। गालियां भी देख रहा, अपशब्द भी कह रहा, पत्थर भी फेंक रहा था। असहाय व्यक्ति करता भी तो और क्या करता। दूर से ही पत्थर फेंक रहा था, दूर से ही गालियां देख रहा था। उसकी हिम्मत नहीं थी नजदीक आने की। और मोती विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। विजयी सीमा पर, गांव की सीमा पर विजयी योद्धा की तरह उसका रास्ता रोके हुए खड़ा था कि देखता हूं मैं तो कैसे हमारे गांव की सीमा में प्रवेश करता है। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। गांव के लोग यह पूरे दृश्य को देख रहे थे, यह जो खेल चल रहा था उसे देख रहे थे और सभी हंस रहे थे कि इन बैलों ने तो अच्छा कमाल किया, इन बैलों ने तो अच्छी सीख दी उस कसाई को। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा, विजय के गर्व से झूमता हुआ मस्ती में लौटा चला आ रहा था। हीरा ने कहा, मैं डर गया था कि कहीं तुम गुस्से में आकर के उसे मार न बैठो। तो मोती कहता है, वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। यदि वह फिर से मुझे पकड़ने के लिए आता तो निश्चित रूप से इस बार तो मैं उसे मजा ही चखा देता।
इस बार तो मैं उसे बिना मारे छोड़ता ना। अब ना आएगा, अब ना आएगा, आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा। हीरा कहता है कि अब वो ना आएगा। मोती कहता है आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, और अगर वो आता भी है तो दूर से ही उसकी खबर लूँगा। घर के पास तक, यहाँ तक आने की उसकी हिम्मत नहीं है। देखूं कैसे ले जाता है, देखूं हमें अब वो कैसे ले जाता है। हीरा कहता है जो गोली मरवा दे। तो मोती कहता है मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊँगा। मर जाऊंगा लेकिन उसके काम नहीं आऊँगा, उसकी इच्छा नहीं पूरी होने दूंगा। वह जो हमें गुलाम बनाना चाहता है, वह जो हमें परतंत्र बना करके रखना चाहता है, जो हमें मौत के घाट उतारना चाहता है, मैं उसकी इस अभिलाषा को पूर्ण नहीं होने दूंगा। मर जाऊंगा लेकिन फिर भी उसकी यह इच्छा पूरी न होगी। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर, दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। थोड़ी देर में जब सारी समस्या का समाधान हो गया, माहौल में जो ऊहापोह थी, माहौल में जो सरगर्मी थी, वह सामान्य हो गई। तब उन थके मांदे हुए भूखे प्यासे बैलों को बड़े प्यार से उनके पात्र में खली, भूसा, चोकर और दाना डाला गया और दोनों मित्र खाने लगे। कई दिनों बाद उन्हें ऐसा भोजन खाने के लिए मिला था। स्वतंत्रता का ये स्वाद बहुत ही मीठा था। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था, झूरी अपने दोनों बैलों को सहला रहा था, क्योंकि एक लंबी जुदाई के बाद इन बैलों का प्यार, इन बैलों की संवेदना उसे मिली थी, और ये अपने इन बैलों पर अपने हृदय का सारा प्रेम उड़ेल देना चाहता था। और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह था। मालूम होता था जैसे कोई उत्सव महोत्सव चल रहा हो। सारे गांव में ये बात फैल गई थी। सारे गांव में एक चर्चा सी चल रही थी, उत्साह जैसा प्रतीत होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। उसी समय वह मालकिन जो कभी उनसे खिन्न थी, नाराज़ थी, आज उस मालकिन ने आकर के दोनों बैलों के माथे चूम लिए। मालकिन ने अपने बैलों के प्रति अपनी संवेदना, अपने हृदय का प्रेम व्यक्त किया। इस तरह से बच्चों, यह रहा 2 बैलों की कथा पाठ के चौथे और 5वें अंक का विश्लेषण। हमें आशा है कि आपको ये विश्लेषण समझ में आएगा। इसे गौर से सुनिएगा। बाकी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।